जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ ज्योग्राफी के सेशन में, जहां हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, रिवर सिस्टम में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र तक की बात की थी। सिंधु नदी के बाद महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जो है गंगा नदी तंत्र, और गंगा के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र को। गंगा और ब्रह्मपुत्र को साथ में पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर सिस्टम इन इंडिया के बारे में, या जो हमारे भारत का नदी तंत्र है उसमें विशेषतः क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो दोस्तों, अगर हम एक बेसिक समझें कि गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगा नदी कहां बहती है, और गंगा नदी फिर जाकर के कहां समुद्र में मिलती है, तो इसका सही आंसर यह है कि गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बहुत सारे लोग आपको यह कहते हैं कि गंगोत्री से निकलती है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, गंगोत्री से नहीं निकलती है गंगा नदी। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम भगीरथी है, गंगा नहीं है। फिर उसके बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, बढ़ते 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 ये पहुंचती है अलकनंदा से, मिलती है देवप्रयाग में, और भगीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड ऋषिकेश में उतरती है नीचे, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरने के बाद गंगा नदी बिहार, झारखंड का थोड़ा हिस्सा, वेस्ट बंगाल, एक हिस्सा कोलकाता की तरफ, और दूसरा हिस्सा चला जाता है कहीं और नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ। तो आइए सबसे पहले उन दोनों सूरतों को जानें और उसके बाद हम लोग गंगा नदी के बारे में विस्तृत चर्चा करें। तो लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, सबसे बेसिक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है कि गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और हमारे विशेषतः जिसकी हम चर्चा करते हैं हमारे उत्तर भारत में विशेष नदी के रूप में इसका एक महत्व है। आप सभी जानते हैं क्यों है, क्योंकि ये भारत की सबसे पवित्र नदी है, इसलिए इसका महत्व भी उतना ही पवित्र है। सबसे पहले हम लोग उद्गम से निकलने वाली एक नदी की चर्चा कर लेते हैं जो सोर्स से निकलती है। ये एक सोर्स है और यहां से एक नदी का उद्गम है। माना कि ये नदी इस तरह से निकल करके आगे की ओर बहती है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो जगह है जहां से ये नदी निकलती है, एक तो पहली बात, इस नदी का नाम है अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा, और अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी जहां से निकलती है ना, उस जगह को कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है ये नदी। ये सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ हिमानी उत्तराखंड में ही है, तो इसे सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ हिमानी के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है अलकनंदा में आने वाली और मिलने वाली नदियों के बारे में। एक नदी है जो इसमें आकर मिलती है अलकनंदा में, और उस नदी का नाम है धौली गंगा, या इसे विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णु गंगा अथवा धौली गंगा, विष्णु गंगा अथवा धौली गंगा। ये विष्णु गंगा अथवा धौली गंगा नदी या धौली गंगा जिस जगह पर आकर के गंगा नदी से मिलती है या अलकनंदा नदी से मिलती है, इस जगह को कहते हैं दोस्तों विष्णु प्रयाग। तो ये विष्णु प्रयाग नाम की जगह है। और दूसरा पॉइंट जो यहां से महत्वपूर्ण बनता है वो ये है कि आगे चल करके एक और नदी है जो आकर के इसी अलकनंदा नदी में मिलती है, और उस नदी का नाम है दोस्तों नंदाकिनी। और ये जो नंदाकिनी नदी है, ये नंदाकिनी नदी जहां पर आकर के इस अलकनंदा को मिलती है, इस जगह को कहा जाता है नंद प्रयाग। तो यह नंद प्रयाग कहलाता है। फिर उसके बाद एक और नदी है जिसे पिंडार या पिंडकी के नाम से जाना जाता है, वह भी उत्तराखंड से ही निकलती है और इस अलकनंदा में आकर मिलती है। आप इसे
पिंडार अथवा पिंडकी के नाम से जानते हैं। पिंडार, पिंडकी, पिंडार अथवा पिंडकी नदी। और ये जो पिंडार अथवा पिंडकी नदी है, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जहां पर इस अलकनंदा को मिलती है, इस जगह को कहा जाता है कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी तो आगे की तरफ बढ़ ही रही है। अलकनंदा में एक और नदी आकर के मिलती है दोस्तों, और ये निकलती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से। चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली इस नदी को कहा जाता है मंदाकिनी। तो ये मंदाकिनी रिवर है, जिसके किनारे पर केदारनाथ भी बना हुआ है। और मंदाकिनी कहां से निकलती है, तो ये भी याद रखिएगा, ये चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर। और उसके बाद ये नदी आगे की तरफ बहती है, केदारनाथ इसी के किनारे है, मंदाकिनी नाम है इसका। मंदाकिनी जहां पर इस अलकनंदा को मिलती है, उस जगह को कहते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग। तो यह है रुद्रप्रयाग नाम की जगह है। रुद्रप्रयाग नाम का एक जिला भी है उत्तराखंड के गढ़वाल में। तो ये हुआ रुद्रप्रयाग। और उसके बाद एक नदी और है दोस्तों, जिसके बारे में अक्सर ये पूछा जाता है। वो नदी निकलती है गंगोत्री से। तो जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, या इसे कहा जाएगा गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद में एक छोटा सा पॉइंट है जिसे कहते हैं गौमुख। तो उस गौमुख नाम की जगह, छोटे से पॉइंट से ये एक नदी निकलती है जो आगे की तरफ बहती है और आकर के इस अलकनंदा में मिलती है। जिस जगह पर यह नदी मिलती है, उस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। इसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये नदी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जो गंगोत्री से निकलती है, इस नदी का नाम है भगीरथी। अगर पौराणिक कथाओं की बात मानी जाए भारत में, तो पौराणिक कथाओं की बात के हिसाब से भगीरथी नदी को भगीरथ जी नाम के एक व्यक्ति थे, भगीरथ जी नाम के एक एंटिटी थे, तो वो लेकर के आए थे। पहले ये स्वर्ग में बहा करती थी और बाद में इसे धरती पर उतारा गया है। ठीक है, तो ये भगीरथी नदी जाकर के देवप्रयाग पर अलकनंदा से मिलती है। अब अलकनंदा जब देवप्रयाग पे भगीरथी से मिल जाती है, उसके बाद इस नदी का नाम आगे की तरफ गंगा है। इसका मतलब यह है कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी वास्तव में 6 नदियों और 5 प्रयागों के बाद अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर बनती है, और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। बाद में यही गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है। इलाहाबाद, जिसे पहले जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर यमुना, सरस्वती और गंगा तीनों आपस में मिलती हैं और उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। प्रयाग कहा जाता है, उसे प्रयागराज कहते हैं। यह प्रयागराज या त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। सरस्वती तो अब सूख चुकी है, गंगा और यमुना आपको वहां मिलती हुई दिखेंगी इलाहाबाद में या प्रयागराज में, और उसे त्रिवेणी संगम या प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। वो भी कॉन्फ्लुएंस ही है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियां मिलती हों। फिलहाल भगीरथी नदी के बारे में एक पॉइंट और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। एक और छोटी सी नदी है उत्तराखंड की ही, जिसका नाम है भीलांगना। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भीलांगना नदी है, भीलांगना रिवर, ये भीलांगना नदी और भगीरथी के संगम पर यहां एक डैम बना हुआ है दोस्तों। और ये जो भीलांगना और भगीरथी का संगम है, इसी को कहते हैं टिहरी डैम। ये टिहरी गढ़वाल में ही है। तो इसे
टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। टिहरी डैम कौन सी दो नदियों के संगम पर है? भिलांगना और भगीरथी के संगम पर, उत्तराखंड में, गढ़वाल वाले हिस्से में। तो अब बताइए, किसी को यह क्लैरिटी मिल गई ना सभी को कि गंगा नदी वास्तव में निकलती नहीं कहीं से। गंगा नदी मिलती है दो नदियों के संगम से, और उसमें से दो नदियां कौन कौन सी? एक का नाम अलकनंदा, दूसरे का नाम भगीरथी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब मैं आपको गंगा नदी का एक डायग्राम दिखाता हूं। सिमेटिक डायग्राम है, मतलब आप देखिए उस नदी का जो पूरा बहने का बेसिन एरिया है, और उस बेसिन एरिया को देखेंगे, फिर उससे संबंधित बहुत सारी डिटेल हम लोगों को पता चलेंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे रिवर सिस्टम में जो गंगा नदी का तंत्र है वो काफी बड़ा तंत्र है। जैसे कि इस तंत्र को देखिए आप, तो आप देखेंगे और पाएंगे कि ये है गंगा नदी। गंगा नदी आगे की ओर बढ़ रही है। कानपुर जैसे, इलाहाबाद जैसे शहर, वाराणसी जैसे शहर और पटना जैसे शहर गंगा नदी के किनारे हैं। और ये गंगा नदी आगे की ओर बढ़ते बढ़ते देखिए बिहार की ओर जाती हैं, उत्तर प्रदेश से। बिहार के बाद ये बंगाल में पहुंचती हैं। और अब देखो, जहां बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही फरक्का डैम बना हुआ है मुर्शिदाबाद के पास में। और ये जो फरक्का है ना, ये जो फरक्का डैम है ना, उस फरक्का डैम के बाद दो पार्ट हैं नदी के। एक है हुगली नदी, ये देखिए हुगली नदी किधर जाती है? ये जाती है कोलकाता की तरफ। और दूसरा हिस्सा इसका पद्मा नदी, पद्मा जाती है बांग्लादेश की तरफ। तो नदी का जो हिस्सा है वो दो भागों में बटा। पहले तो जो हमने समझा कि ये 6 नदियां और 5 प्रयाग उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद गंगा नदी अभी आगे चलेंगी और ये आगे जाकर के कहां जाती हैं? तो ये जाती हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद फिर आगे चल करके जहां से मैदानी क्षेत्र है वो है हरिद्वार का एरिया। तो गंगा नदी मैदान में कहां पे उतरती है? हरिद्वार में। हरिद्वार के बाद फिर मैदानी क्षेत्र में बहती है। दूसरा पॉइंट ये भी बता देता हूं आपको, जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर पद्मा कहलाती है, जो कि गंगा नदी की एक ब्रांच है। कोलकाता की तरफ वाली हुगली भगीरथी कहलाती है। कोलकाता के लोग इसको हुगली भगीरथी कहते हैं, वैसे इसका हुगली नाम है। और दूसरी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो उधर ऊपर से बहते हुए आती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर के इसी पद्मा में मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर, ढाका के जस्ट ऊपर। और ये जो मिलती है ना बांग्लादेश में, ये पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं। और उसके बाद देखिए एक बराक या सूरमा नदी भारत की तरफ से आकर के इस मेघना कहलाते हुए मिल जाती है, और फिर अंततः ये मेघना कहला करके सुंदरबन डेल्टा में चली जाती हैं। तो आप देखिए, जो हमारे पूरे पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र है वो पूरा कटाफटा तट है, वैसे ही पूरे बांग्लादेश का तट देखेंगे आप तो बांग्लादेश का जो तटीय क्षेत्र है, बांग्लादेश का कोस्टल एरिया है, वो भी पूरा कटाफटा कोस्टल एरिया है। ये डेल्टा है, इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी का मुहाना। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, ये जो गंगा नदी का मुहाना वाला क्षेत्र है या जो गंगा नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये गंगा नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ठीक, तो अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे, हमको ये पता रहे कि क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बता देता हूं, ऐसे समझो कि ये जो है, ये मान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है, ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश सीमा, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और ये जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है या भारत बांग्लादेश सीमा है, इस भारत बांग्लादेश सीमा की तरफ हमारी गंगा नदी आगे की ओर बढ़ रही है। अब ये देखिए गंगा नदी इधर से आ रही है,
अब गंगा नदी पे यहां एक डैम बना हुआ है, इस डैम को कहते हैं फरक्का बांध, और यहीं से एक नदी है जो कोलकाता की तरफ चली जाती है, और दूसरा यहीं से एक नदी आगे की ओर बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी की दो वितरिकाएं हैं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा डैम कहलाया? ये कहलाया फरक्का डैम, इसको कहते हैं फरक्का बांध। और ये फरक्का बांध कहां है? तो यह भी याद रखिएगा, फरक्का बांध वेस्ट बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ही है ये फरक्का डैम। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इससे दो कौन सी नदियां निकली हैं? तो एक नदी तो यही वाली है जिसको कह रहे हैं हम लोग हुगली, कैसा बोर्ड है यार ये, हुगली भगीरथी, है ना, इसको हुगली भगीरथी के नाम से जाना जाता है। और हुगली भगीरथी नदी के बाद दूसरा वाला जो है ये पोर्शन कहलाता है पद्मा नदी का, तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हुगली भगीरथी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, तो दोस्तों इसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोलकाता। एक बात यह भी याद रखिएगा कि कोलकाता के नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है, कोलकाता के नीचे तरफ वाले हिस्से में एक यहां पर हिस्सा कहलाता है जिसे कहते हैं हम लोग हल्दिया का बंदरगाह। तो जो हल्दिया का बंदरगाह है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हल्दिया का बंदरगाह कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये WB जो मैंने लिखा है, WB का मतलब वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। एक बात और बता देता हूं कि यहीं पर आकर के दामोदर नदी भी इसी हुगली में मिल जाती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से आकर के दामोदर भी हुगली में मिलती है, और फिर यहां से हुगली की कई सारी शाखाएं हैं। इसका नाम है दामोदर, दामोदर रिवर, दामोदर नदी, ठीक। तो यहां पर हुआ पद्मा, ये दामोदर नदी हुगली भगीरथी में मिली, पद्मा नदी कहां घुस गई? बांग्लादेश में। अब देखो ऊपर से दूसरी नदी आ रही है बांग्लादेश में घुसने वाली, और ये बांग्लादेश में घुसने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। भारत की तरफ कहते हैं इसको, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, जब ये बांग्लादेश के अंदर घुस जाती है तो इसका नाम बांग्लादेशियों ने जमुना रखा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और अब देखिए, पद्मा और जमुना ये आपस में मिल जाती हैं ढाका के पास, पर ऐसा नहीं है कि मिलने के बाद ये सीधे मेघना बन जाएगी, नहीं नहीं। मणिपुर से निकलती है एक और नदी जो मिजोरम और त्रिपुरा होते हुए आती है और फिर आकर के इस नदी में मिल जाती है, और अंततः ये जो बराक नदी है या सुरमा नदी है ये कहलाती है बांग्लादेश के अंदर मेघना, ऐसे समझिए। तो ये बराक या इसी को सुरमा कहते हैं, बराक अथवा सुरमा नदी। और ये जो बराक अथवा सुरमा नदी है, ये बराक अथवा सुरमा बांग्लादेश के अंदर कहला गई मेघना, और ये जो मेघना नाम की नदी है ना, ये मेघना नाम की नदी फाइनली पद्मा और मेघना मिल जाती हैं। तो जब ये सुंदरबन के डेल्टा में गिरती है तो मेघना नाम से गिरती है, तो यहां पर जो नाम होगा, यहां पर नाम होगा मेघना। और ये जहां मिल रही है जाकर के, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, इस बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से के आसपास का हिस्सा कहलाता है सुंदरबन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं इसे। इसे क्या कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा। क्लियर हुआ?
अब मैं सभी को ये कह देना चाहता हूं, मैं मार के झापड़ भगा दूंगा अगर क्लास में फालतू की बात किए तो। तुम कहां से हो, तुम कहां से नहीं हो। और सबसे पहले इस राखी को रिमूव करूंगा, भाग यहां से। मैं सबको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मेघना के मिलने के पहले ये पद्मा नाम से ही हैं, और मेघना के मिलने के बाद ही ये मेघना नाम से बनती हैं। बहुत सारी किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि जमुना और पद्मा आपस में मिलकर मेघना बन जाती हैं। हाँ, बन जाती हैं, ये बात सही है, जमुना और पद्मा आपस में मिलके, लेकिन जब उसमें बराक या मेघना मिल जाती है तब वो मेघना कहलाती है। इतनी बड़ी नदी है गंगा, वो बांग्लादेश में पद्मा है, पर इतनी बड़ी नदी एक छोटी सी नदी की सहायक है। क्योंकि एक नदी का अस्तित्व जब खत्म हो जाए दूसरी नदी में मिलने के बाद, तो दूसरी नदी में मिलने के बाद हम उसको क्या कहते हैं? सहायक। तो पद्मा मेघना की सहायक है ना। क्लियर हो गया सभी को? अब देखो, जो मैं इतना आपको डेटा बता रहा हूं, इतने डेटा को प्लीज याद रखिएगा। कहां से गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है? तो वो है फरक्का डैम। और फरक्का डैम कहां है? तो फरक्का डैम के बारे में आपको बताया कि ये डैम है कहीं और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में। तो मैं पश्चिम बंगाल को लिख दूं, वरना कल को WB भी पूछने लगते हैं स्टूडेंट्स हमारे। वेस्ट बंगाल, इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, फरक्का डैम मुर्शिदाबाद के पास में, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो बताया गंगा नदी के बारे में, आप समझे। गंगा नदी का उद्गम वास्तव में अगर मानो ना, तो सच में अलकनंदा से है। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकल करके ये नदी कोलकाता के पास जाकर के यहां जब तक नहीं गिर जाती सुंदरबन के डेल्टा पे, तब तक ये नदी 2525 किलोमीटर की है। हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, ये वाली पद्मा को नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नदी की यहां से यहां तक वाली लंबाई काउंट कर रहे हैं। क्योंकि पूरी तरह से भारत के अंदर बहने वाली नदी है गंगा, और पूरी तरह से भारत के अंदर बहने वाली नदी जैसे सिंधु है, तो सिंधु निकलती है तिब्बत वाले क्षेत्र से, फिर भारत में बहती है, पाकिस्तान में बहती है। गंगा नदी निकलती भी भारत से ही है, चाहे आप अलकनंदा से मान लो इसको एकदम स्टार्टिंग से, और ये इसका पूरा हिस्सा समा भी बंगाल की खाड़ी में जाता है। क्लियर हो गया? तो देखो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपको ये डेटा क्लियर है। डेटा क्लियर है तो उत्तराखंड में देवप्रयाग से निकलने वाली गंगा नदी, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारे लिए, अब जैसे नदी आगे की ओर बह रही है, तो जो नॉर्थ से आकर के मिलने वाली नदियां हैं वो कहलाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो साउथ से जाकर मिलने वाली नदियां हैं वो कहलाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक में सबसे पहले हम लोग यमुना, टोंस और सोन की बातें करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग लेफ्ट बैंक की तरफ आएंगे। तो लेफ्ट बैंक में गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहला जो पॉइंट है, वो पहला पॉइंट हम लोग यमुना नदी के ऊपर डिस्कस करेंगे। यमुना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तो प्रमुख सहायक नदियों में यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि यमुना नदी ये दाई सहायक नदी है, इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाए दोस्तों तो ये है दाई सहायक नदी। दाई सहायक नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना नदी कहां से निकलती है? तो बंदर पूंछ श्रेणी है, उत्तराखंड में ही है। तो बांदर पूंछ में यमुनोत्री नाम का एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है यमुना, और ये यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक है। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक वर्सेस गंगा की सबसे लंबी सहायक। तो मैंने आपको बड़ी सहायक जब बताया था तो कहा था ना कि जो पानी का वॉल्यूम है, जो पानी का वॉल्यूम ज्यादा लेकर आएगी वो बड़ी सहायक कहलाएगी, और जो पानी का
वॉल्यूम छोड़ो, जो लंबाई में ज्यादा होगी वो 1376 किलोमीटर वाली यमुना है। यमुना हमारे भारत में चौथी सबसे लंबी नदी है, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर। पहले नंबर पे गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे गोदावरी है 1465 किलोमीटर, तीसरे नंबर पे कृष्णा है 1400 किलोमीटर, चौथे नंबर पे यमुना है 1376 किलोमीटर और पांचवें नंबर पे नर्मदा है 1312 किलोमीटर। फिर जाकर के कहीं घाघरा का नंबर आता है 1080 किलोमीटर वाली। तो घाघरा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो यहां पर मैं ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं कि आप लोग जब भी गंगा नदी को पढ़ेंगे तो गंगा नदी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के बीच का अंतर जानेंगे। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक। तो सबसे लंबी सहायक और सबसे बड़ी सहायक। दूसरी तरफ है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, जिसको कहते हैं हम लोग सबसे बड़ी सहायक। सबसे बड़ी सहायक। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उसका नाम है घाघरा। प्लीज इसे घाघरा ही पढ़िएगा, इसका नाम ही घाघरा है। 1080 किलोमीटर की ये लंबी नदी है, लेकिन पानी ज्यादा ले आती है। ये अपेक्षाकृत यमुना के ज्यादा पानी आकर के गंगा में मिलता है घाघरा नदी से। और गंगा की सबसे लंबी सहायक तो यमुना है ही, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। तो यमुना की जो टोटल लंबाई है, यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। तो स्वाभाविक है कि लंबी तो ज्यादा ही है गंगा नदी की ये सहायक यमुना। अब एक देखो पॉइंट ये है हमारे पास कि यमुना नदी हम पढ़ते तो हैं, चलो ठीक है, लेकिन यमुना की भी अपनी सहायक है। जैसे अगर हम उसी मैप को देखें, जिस मैप को यहां देख रहे थे, ये देखिए, ये यमुना नदी तो है ये, लेकिन यमुना में देखिए चंबल भी आके मिल रही है, बेतवा भी आके मिल रही है। तो इनके बारे में भी तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो जो विंध्य के पर्वतों से निकलने वाली ऊपर की तरफ जाके यमुना और गंगा में मिलने वाली नदियां हैं, उनमें से चंबल, बेतवा, फिर गंगा नदी में मिलने वाली है एक नदी, इसका नाम है तमसा, तमस बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद सोन नदी है, सोन नदी जाकर के पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। सबका लोकेशन आपको यहाँ पे आराम से दिख रहा है मैप में। अब इसी में हम लोग थोड़ा यमुना नदी का जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यमुना की सहायक यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाली हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। यमुना की सहायक नदियां। और यमुना की सहायक नदियों में सबसे पहले जो सहायक नदी है, वो सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जिस सहायक नदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं उसका नाम है चंबल रिवर। और ये चंबल रिवर लंबाई जो है वो चंबल रिवर की निकालने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि लंबाई निकालने का मैं दे देता हूं होमवर्क। चंबल की पता करिएगा लंबाई कितनी है। इसका उद्गम कहां से है? उद्गम का मतलब होता है इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन इसका है महू से। और ये जो महू नाम की जगह है, महू फेमस है इसलिए भी, एक तो हमारे इतिहास में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान है महू, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में। और बाबा साहब के अलावा दूसरी बात, महू के पास एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है जनापाव हिल्स। और जनापाव हिल्स से या जनापाव पहाड़ी से यह नदी निकलती है। फिर जनापाव पहाड़ी से निकलने के बाद ये आगे की ओर बहती है, और आगे की ओर बहने के बाद इस पर बहुत सारे अलग अलग
डैम्स बने हुए हैं, लेकिन उन बहुत सारे अलग अलग डैम्स के पहले ये याद रख लीजिएगा कि ये फेमस है एक चीज के लिए, और फेमस फॉर रेवाइंस। रेवाइंस का मतलब होता है यह बीहड़ों के लिए फेमस है, बीहड़ के लिए विख्यात है ये नदी। अब अगर कोई ये नहीं पता आपको कि बीहड़ क्या होते हैं, तो मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूं, ताकि फोटो के माध्यम से आप क्लैरिटी पा जाओ कि बीहड़ होते क्या हैं। चंबल के रेवाइन बेसिकली वो जगहें हैं जो चंबल के आसपास वाले क्षेत्र में मौजूद हैं। जैसे अगर मान लीजिए चंबल के बीहड़ों को देखो, तो बाय इमेज जो है ये चंबल के बीहड़ आपको ऐसे कुछ दिखेंगे। ये है चंबल के बीहड़, मतलब बहुत ही स्कैंटी वेजिटेशन है, वहां की वनस्पतियां बहुत कम हैं, ऊपर से धौरे टाइप के बने हुए मिट्टी के, और ये मिट्टी के धौरे जो हैं इनमें पानी चढ़ता है जब बाढ़ आती है तो, और फिर जैसे जैसे बाढ़ उतरती है ना, वैसे वैसे इनका पूरा का पूरा पानी नीचे उतर के चला भी जाता है। तो जैसे बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है ना, आमतौर पर हर नदी के किनारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कोसी नदी है, तो उसको बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी ऊपर से आती है, इतना ज्यादा पानी अपने साथ लाती है कि आसपास के बसे हुए सारे के सारे गांवों को बहा के ले जाती है। लेकिन चंबल ऐसा नहीं करती। चंबल का जो एरिया है, चंबल का एरिया ऐसे बीहड़ों वाला है। अब इन बीहड़ों के इलाकों में कोई रहता ही नहीं, तो बीहड़ों पे पानी आता भी है तो उसके बाद बीहड़ों से उतर भी जाता है नीचे। तो ज्यादा से ज्यादा इसके आसपास वाले हिस्सों में केवल ये बीहड़ वाला एरिया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीहड़ का मतलब क्या होता है। वापस आते हैं पॉइंट पे। फेमस है अगर ये रेवाइन के लिए, बीहड़ के लिए विख्यात है, इसीलिए यहाँ पे डकैत वगैरह हुआ करते थे। सबसे पहले इसकी जो सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां, वो सहायक नदी आपको जाननी चाहिए। इसमें जो ट्रिब्यूटरी हैं या जो सहायक नदियां हैं, उनमें से एक है जिसका नाम है काली सिंध। याद रखिए सिंधु नहीं है, ये सिंध है। तो एक हो गया काली सिंध, और दूसरी जो सहायक नदी है उसका नाम है पार्वती। कल ही मैंने आपको बताया था, तो ये पार्वती नदी एक और हो गई। और तीसरी सहायक नदी है जिसका नाम है, तीसरी सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। और ये जो सहायक नदी है ना, बनास जिसे कहते हैं, ये जो बनास नदी है ये आकर के इसी चंबल रिवर में मिल जाती है। चंबल रिवर पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए तो उस चंबल नदी की परियोजनाओं के बारे में बताता हूं। हाँ जी, तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना है आपको। ये जो चंबल नदी है इस पर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस पर जो प्रोजेक्ट या जो परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाएं आप याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। सबसे पहले इस पर एक प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं गांधी सागर। गांधी सागर एक डैम है जो इस नदी पर बना हुआ है, और ये गांधी सागर डैम बना हुआ है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। दूसरा, गांधी सागर के अलावा एक और डैम है जिसे कहते हैं हम लोग राणा प्रताप सागर। और दोस्तों ये जो राणा प्रताप सागर डैम है ये बना हुआ है राणा प्रताप सागर। ये डैम बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक जिला है। फिर उसके बाद एक और डैम है इस पर जिसका नाम है जवाहर सागर, और जवाहर सागर डैम बना हुआ है कोटा में। और आजकल कोटा में एक नई चीज इस नदी पर की गई है, और वो है कोटा में बेहद खूबसूरत बनाया गया है एक रिवर फ्रंट। चंबल नदी के चारों तरफ बहुत खूबसूरत, जो राजस्थान का जो पुराना आर्किटेक्चर है, राजस्थान की जो पुरानी चीजें हैं उनको लेकर के एक बढ़िया रिवर फ्रंट बनाया गया है। इसकी शुरुआत जब जो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दौरान साबरमती नदी के किनारे पर उन्होंने
पर्यटन के विकास के लिए, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए रिवर फ्रंट बनाए थे, लोगों के टहलने के लिए, घूमने के लिए, शाम के वक्त पर चौपाटियों में जाकर के कुछ खाने के लिए। और गुजराती लोग वैसे ही खाने के बड़े शौकीन होते हैं, आप जिनका नाम तक नहीं सुनते हो, गुजराती लोग वो चीजें खाते हैं। खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं, चोड़ाफड़ी, पातरा, खांडवी, गांठिया, खमण, नायलॉन खमण, ढोकला, और न जाने कितनी सारी चीजें। तो इतनी सारी चीजें जो गुजराती लोग हैं वो खाते हैं। तो वैसे ही गुजरात में जो रिवर फ्रंट बना साबरमती नदी के किनारे, उसी की तर्ज पर लखनऊ में बनाया गया गोमती नदी के किनारे, और अब बनाया गया कोटा में। कोटा में ये जो रिवर फ्रंट बनाया गया है, ये बनाया गया चंबल नदी के किनारे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों क्लियर होगा। और एक और है, छोटा सा डैम बना हुआ है कोटा बैराज, और इसका उद्देश्य क्या है? कोटा में पानी का सप्लाई देना। तो कोटा बांध, और ये कोटा बांध बना हुआ है कोटा में ही। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बांध, ये तीनों के तीनों राजस्थान में हैं, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो ये हुई हमारी चंबल नदी की चर्चा। चंबल नदी की चर्चा के बाद ना अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, तो कुछ और नदियां भी हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और यमुना की ही सहायक है। जैसे यमुना की एक और सहायक नदी है, दूसरी सहायक, जिसका नाम है सिंध नदी। अब इसको कई सारे लोग सिंधु भी कहते हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये सिंधु नहीं, ये सिंध है। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना में हमारी अगली चर्चा जो चल रही है, उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं, दूसरी नदी के बारे में डिस्कशन करते हैं, और इसका नाम है सिंध नदी। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भी बॉर्डर बनाती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, इटावा के पास जाके वो यमुना में मिलती है, वहीं पर सिंध भी यमुना में मिलती है, और दो लोकल नदियां यमुना में मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के यमुना में चंबल, सिंध, दो लोकल नदियां, और यमुना मिला के वो पंचनद बन जाता है। 5 नदियों के मिलने की जगह पंचनद, जैसे वो पंजड़ बना था ना, पंजड़ कहा था मैंने पाकिस्तान में, वैसा ही पंचनद यहां सिंध नदी और चंबल नदी के मिलने से ही बनता है। इसका उद्गम अगर आप देखें ना, मुख्यतः जो पूछा जाता है परीक्षा में वो है इसका ओरिजिन, और ओरिजिन के बारे में बात की जाएगी तो आप बताइएगा कि ओरिजिन होता है इसका विदिशा से। आप लोग जानते होंगे सम्राट अशोक की एक महारानी विदिशा से हुआ करती थी, शायद उनका नाम महादेवी था। विदिशा कौन से पर्वतों में आता है? तो आप सभी को पता है, ये आता है विंध्याचल रेंज में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, विदिशा से बहते हुए ये सिंध नदी जाकर के इटावा के निकट यमुना में मिलती है। तो ETAWAH, इटावा नियर इटावा मीट्स यमुना, इटावा के निकट, इटावा के निकट यमुना में मिलती है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, और उस नदी का नाम है बेतवा। देखिए, बेतवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्रदूषित है। हालांकि गंगा नदी का प्रदूषण अब कम हुआ है, और गंगा नदी के प्रदूषण के कम होने के पीछे वजह है कि लोग जागरूक हुए हैं, फिर सरकार ने भी थोड़े एक्शंस लिए हैं कि भाई गंगा नदी के लिए नमामि गंगे परियोजना, तो अब उसका प्रदूषण काफी कम हुआ है। लेकिन फिर भी बेतवा नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम कहां है? तो बेतवा नदी का उद्गम भी विंध्याचल से ही है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है रायसेन, रायसेन। रायसेन वही जगह है जहां पर भीमबेटका की गुफाएं हैं।
रायसेन वही जगह है जहां पे सांची का स्तूप है। रायसेन वही जगह है जहां से बेतवा नदी निकलती है। तो रायसेन कहाँ है? एमपी में। और ये विदिशा भी एमपी में। एक्चुअली अगल बगल हैं दोनों, रायसेन और विदिशा आपस में लगे हुए हैं। मुश्किल से इनके उद्गम में 35 से 40 किलोमीटर की दूरी होगी, इससे ज्यादा नहीं है, दोनों का उद्गम है। लेकिन बेतवा नदी के तट पर एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है दोस्तों। 1055 ईस्वी में उस मंदिर को बनाया था भोजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से। आज से लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। और उस भोजेश्वर महादेव मंदिर को बनवाने वाले राजा का नाम हुआ करता था राजा भोजदेव परमार। अगर आप लोगों ने परमार वंश के राजा भोज का नाम नहीं सुना तो आपने इतिहास को भी शायद ढंग से नहीं पढ़ा, पढ़िएगा जरूर। उनके नाम पर एक शहर बसा है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोजपाल कहा जाता था पहले उस शहर को, अब उसे भोपाल कहा जाता है। तो भोजपाल या भोपाल ये राजा भोज के नाम पर ही बसाया गया, आज से लगभग 1000 साल पुराना शहर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और वहां पे भोज ताल का भी निर्माण करवाया गया था। भोज ताल भोज लेक है जो आज भोपाल में अपर लेक के रूप में जानी जाती है, मतलब बड़ी झील बोलते हैं उसको। भोपाल को भी झीलों का शहर कहते हैं ना, बड़ी झील, छोटी झील, शाहपुरा झील, अलग अलग झीलें हैं वहां पे। उसमें से अपर लेक राजा भोज ने बनवाई थी। आज भी आप जाएंगे कभी अपर लेक घूमने के लिए तो सामने वीआईपी रोड का हिस्सा है और उस वीआईपी रोड के हिस्से में बहुत बड़ी राजा भोज की एक प्रतिमा आपको भोपाल में दिख जाएगी उस झील के बीचों बीच। ये खासियत है। खैर, बेतवा नदी के किनारे भोजेश्वर महादेव मंदिर है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है, इसलिए ज्यादा चर्चा करनी नहीं है इसके बारे में। बेतवा नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। और उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया है। कारण सिंपल है कि यह नदी बहुत प्रदूषित है। तो इस नदी को कहा जाता है गंगा ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। दूसरा, बेतवा नदी के बारे में एक बात और बता दूं। इस नदी की एक सहायक है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धसान। इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धसान नदी। और एक डैम भी है इस पर, रानी झांसी डैम। तो यह भी हमसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया गया फॉर एग्जांपल कि जो डैम है वह डैम कहां पर बना हुआ है या किस पर्टिकुलर जगह पर वो डैम है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जगह तो मान लीजिए आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ नदी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। रानी, है ना, कि रानी झांसी रिवर इज बिल्ट ऑन, डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ऐसे आपको बताया जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम या रानी झांसी डैम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बेतवा नदी की ही चर्चा कर लें, बस इस पे लिख देते हैं। इसके किनारे बसा हुआ एक और शहर है दोस्तों। इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है ओरछा। अगर आप नहीं जानते हो तो ओरछा की कहानी सुन लो थोड़ा सा। ओरछा बेहद खूबसूरत शहर है। शहर नहीं है ओरछा, ओरछा एक टाउन है, मैं आपको बता दूं। ORCHHA यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। ओरछा शहर बहुत जल्दी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला है। जैसे अहमदाबाद और जयपुर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, वैसे ये भी शामिल होने वाला है। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आता कि राजस्थान के हर शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। उदयपुर कितना खूबसूरत शहर है, उसको तो विश्व विरासत में शामिल ही किया जाना चाहिए। लेकिन यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल होने की दिक्कत होती है एक, और वो दिक्कत ये है कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हो गए, इसका मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। जितना वो बचा है उसी को संरक्षित कर सकते हैं, उसमें नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। पर उदयपुर को शायद इसलिए भी शामिल नहीं करवा रहे होंगे क्योंकि उदयपुर वाले ये सोचते होंगे कि भाई हमारे लिए तो हमारा घर है उदयपुर। स्वाभाविक है, आप कभी उदयपुर घूमने जाइए और उदयपुर के राज परिवार का वहां पे ठाट बाट देखिए, सब कुछ उनके नाम पर है। वो पूरा उदयपुर शहर उन्होंने अपने हिसाब से डेवलप करवाया और इतना खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत शहर है कि क्या कहें। यूं झीलों के किनारे बसा हुआ खूबसूरत सा शहर। तो ओरछा नगरी भी वैसे ही है बेतवा नदी के किनारे। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, रानी लक्ष्मीबाई डैम इसी नदी पर बना हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई
डैम, रानी लक्ष्मीबाई बांध। कौन सी नदी? तो याद रखिएगा बेतवा। फिर अब आते हैं एक और नदी पर जो बेहद महत्वपूर्ण है, और उस नदी का नाम है केन। तो चलिए अगली नदी जो है इंपॉर्टेंट सी नदी, उसके बारे में जान लें। यमुना की ही सहायक है पर उसका नाम केन नदी है, और केन नदी बेहद महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। केन नदी निकलती है मध्य प्रदेश से ही, विंध्याचल से ही निकलती है। कटनी एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहां से। कटनी में कैमूर की पहाड़ियां हैं, उन कैमूर की पहाड़ियों से उसका उद्गम है। हालांकि बिहार में भी है कैमूर की पहाड़ियां, पर बिहार वाली अलग है, मध्य प्रदेश वाली अलग है। तो इस तरह से अब अगली सहायक है जिसका नाम है केन रिवर। इसे कहते हैं केन नदी। और ये जो केन नदी है, इसका उद्गम याद रखिएगा, ओरिजिन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स, कटनी, एमपी, मध्य प्रदेश। कैमूर पहाड़ी, कटनी, और बाकी एमपी तो एमपी पढ़ ही लोगे, मध्य प्रदेश। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है जो केन नदी के बारे में है? हाँ, केन नदी के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। केन नदी बांदा के पास यमुना में मिलती है। बांदा के पास यमुना में मिलती है। बांदा एक जगह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो मीट्स यमुना नियर बांदा। जब महाजनपद काल था, महाजनपद काल में बांदा एक शहर था। सोथिवती नाम की एक जगह हुआ करती थी। सोथिवती इसकी राजधानी के रूप में वर्णित था। तो मीट्स यमुना नियर बांदा, ये जरूर याद रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग केन नदी पर वापस। केन नदी पर एक सेंचुरी बनी हुई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में भी याद रखिएगा, केन घड़ियाल सेंचुरी। हालांकि नाम ही है तो फिर कोई बात ही नहीं। केन घड़ियाल सेंचुरी, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। और अगर आपको ये नहीं पता घड़ियाल क्या होता है तो प्लीज आज गूगल कीजिएगा कि घड़ियाल क्या होता है। मगरमच्छ जैसा ही होता है, बस इसका मुंह चौड़ा ना होकर के थोड़ा सा नुकीला होता है, तो ये घड़ियाल होता है मगरमच्छ जैसा। ये कहाँ है? तो ये पन्ना में है, पन्ना एमपी। पन्ना और छतरपुर के बॉर्डर पर है ये बेसिकली केन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये तो हुई यमुना के सहायकों की बात। यमुना की सहायक के बाद गंगा की सहायक है सोन, है ना, सोन रिवर। अब हम लोग चूंकि सोन नदी की चर्चा करने लगे, तो सोन नदी की चर्चा पे एक बात आ गई। सबसे पहले तो इसके उद्गम की। इसका उद्गम होता है अमरकंटक से, जहां से नर्मदा नदी निकलती है ना, एग्जैक्टली वहीं से ये भी निकलती है। तो उद्गम या इसका ओरिजिन अमरकंटक है, अमरकंटक। और अमरकंटक कहां है? एमपी में। अमरकंटक विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों को मिलाता है। नर्मदा नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा को बांटती है, तो नर्मदा जहां से निकलेगी वहीं पर विंध्य और सतपुड़ा मिले होंगे। विंध्य और सतपुड़ा जहां पे मिले वो है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी आगे की ओर निकलती है, तो नर्मदा के उत्तर में विंध्य है और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है। उद्गम इसका अमरकंटक से हो गया अगर, तो अमरकंटक से ही अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो सोन नदी के बारे में फैक्ट्स हैं वो ये है कि सोन नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसको कहते हैं बाणसागर डैम। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को इस बाणसागर डैम से काफी पानी मिलता है। तो बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना सिंचाई की भी परियोजना है और साथ ही साथ जलापूर्ति की भी। जलापूर्ति का मतलब पानी को पूरा करने की बाणसागर डैम परियोजना है। अच्छा, सोन नदी के बारे में, इसके सहायक के बारे में भी बात कर लूं, तो इसके जो सहायक है उस सहायक का नाम है दोस्तों
रिहान नदी। और याद आया वो रिहान नदी की कहानी, उस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर है, तो ट्रिब्यूटरी है इसकी रिहांड रिवर, या जिसे हम लोगों ने रिहांड नदी कहा था। और रिहांड नदी पर ही बना हुआ है रिहांड डैम। रिहांड डैम, इसी को हम लोगों ने कहा था गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहांड बांध। चलिए, अभी तो फिलहाल हम लोग यहां तक कवर किए हैं। अभी गंगा नदी की और भी सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ना बाकी है, तो गंगा नदी की और भी सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे हम और जानेंगे। फिलहाल एक चीज और है जो मैं आपको बता नहीं पाया हूं, और वो ये है कि जो हमारा यमुना नदी है, यमुना नदी पे डैम है एक हथनी कुंड नाम का, तो वो हथनी कुंड हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर वाले एरिया पर है। फिलहाल आपके जो भी प्रश्न हैं, आप सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हो। अब मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन खोलता हूं और आप लोगों के प्रश्नों का इंतजार है मुझे। प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। अलकनंदा और भगीरथी रिवर के वाटर का कलर अलग होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वाटर का कलर अलग नहीं होता, वाटर में थोड़ा मिट्टी पानी मिला होता है। खारी की चर्चा आएगी अभी शैलेश गोस्वामी, तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। ओरछा की स्टोरी कुछ नहीं है, ओरछा एक शहर है जो कि बुंदेलों द्वारा शासित किया गया था। नर्मदा और सोन पास है क्या? नहीं, नर्मदा और सोन बहती अलग डायरेक्शन में है, बस मुद्दा यह है कि निकलते अमरकंटक से ही है। चित्रा सिंह पहले रिवर सिस्टम पूरा पढ़ लें, फिर क्वेश्चन करवा देंगे। विंध्याचल और विंध्य एक ही है शुभम। ठीक है, एक हाँ, देखो देखो, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आप छोटे छोटे थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं, उन थोड़े बहुत क्वेश्चंस को आप गूगल करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना? अगर मैं आपको कहूं, जैसे एक बिहार की एक नदी है, जिस बिहार की नदी के बारे में एक स्टूडेंट है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि बया नदी कहाँ से निकलती है। देखो दोस्तों, बया नदी हो चुकी है पूरी तरीके से अब अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब ये होता है कि वो सूख चुकी है, तो है ना, इसके बारे में चर्चा की जाती है कि बिहार में कौन सी नदी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में 21 से ज्यादा नदियां बहती हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो बया नदी है, बया नदी वैशाली के आसपास वाले हिस्से से नीचे की तरफ आती है, और जब बारिश होती है तो बारिश में बया पे काफी कुछ आ जाता है पानी, लेकिन बया फिर उसके बाद कम पानी हो जाती है, कम पानी का हिस्से में हो जाती है ये। एक है पद्मा या हुगली में किससे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है? पद्मा में। सेंचुरी क्या होता है शिवांगी? सेंचुरी का मतलब होता है एक तरीके से अभयारण्य, जहां पर कोई जंगली जीव रखा जाता है, वो अभयारण्य है। टिहरी बांध किसने बनाया? भारत की सरकार ने। ओके, गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी में है क्या सर जी? हाँ जी, कल पढ़ाया था तो यूपी ही पढ़ाया था, सोनभद्र जिले में है। अब मेरी कोई बुक नहीं है। दामोदर रिवर का ओरिजिन छोटा नागपुर पठार से है। कैनियन के बारे में आगे चल के बताएंगे। गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सोन रिवर का एंड कहां होता है? बताया था कि पटना के पास जाके गंगा नदी में। ठीक है, अरे भाई साहब, कम कम क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर भी कर पाऊंगा। मेरे सामने से तो क्वेश्चन ऐसे जा रहे हैं जैसे यूट्यूब के कमेंट्स हो, मैं क्या कहूं। मुझे तो थैंक यू सुनील जी। समटाइम्स, रुकना, हाँ, समटाइम्स द लेंथ्स आर गिवन इन माइल्स एंड समटाइम्स इन किलोमीटर, विच वन टू एक्सेप्ट? किलोमीटर एक्सेप्ट कर लो भाई। हाँ, संदीप कुमार कह रहे हैं ज्योग्राफी कुछ दिनों बाद माइंड से स्किप हो जाता है। यार खाना भी तो कुछ दिनों बाद नहीं, कुछ घंटों बाद पेट से स्किप हो जाता है। दोबारा खाते हो ना? या फालतू सवाल पूछे, कसम से कान पकड़ के उठा देते अगर तुम हमारी ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो। ऐसे पकड़ के कान उठाते तुमको, कहते कि एक बात बताओ, जब खाना तुम्हारा पेट से पच जाता है, उसको बाहर कर देते हो, फिर दोबारा खाते हो ना?
वैसे इसको भी पढ़ना पड़ता है। ये मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलने दूंगा मैं, नारा उठाऊंगा तुम लोग खिलाफ। चलो, एंड देन विंध्याचल मंदिर मिर्जापुर में है, जो वो कौन से, शुभम गुप्ता क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सा पहाड़ है? अरे विंध्याचल पहाड़ ही है, उठाकर चेंबर के रेवाइंस में छोड़ देते। अच्छा, हाँ, संग्राम नाहक, जो आप ऋषिकुल्य रिवर है ना के बारे में पूछना चाहते हो, ये ओडिशा की एक नदी है, ये ओडिशा की बड़ी नदियों में से एक है। लगभग 1000 मीटर ऊपर से निकलती है। ऋषिमाला हिल्स है, जो कि देरिंगबाड़ी हिल्स का हिस्सा है, ईस्टर्न घाट का। देरिंगबाड़ी से निकल करके लगभग 160-165 किलोमीटर की ये नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ऋषिकुल्य नदी ओडिशा की नदी है। ये सब अपने अपने जगह की नदी पूछ रहे हैं। अभी मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, बताओ तमसा नदी कहाँ से निकलती है? मेरे घर में बहती है। सिमरावल नदी कहाँ से निकलती है? मेरे यहाँ की है। कोई बया नदी पूछ रहा है, कोई फाल्गु नदी पूछेगा, फिर कोई पूछेगा ऋषिकुल्य नदी। नहीं पूछा जाता भाई परीक्षा में, सच बता रहा हूं, नहीं पूछते। ऊपर मिल जाएगी सोनाली आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स। चलिए, रूल ऑफ इंडिया दामोदर के बारे में भी बताऊंगा आगे चल के। चलिए, विपिन महतो, जो भी होता है ज्योग्राफी में होता ही है, उसमें कोई कहानी नहीं है, सिर्फ आपको जानना है। आप मुझे ये नहीं पूछ सकते कि सर ये नदी जो है, ये नदी ऐसा ही क्यों बहती है। ये दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। चलो, थैंक यू सो मच, ख्याल रखो, फिर मिलते हैं आप सभी से।